ओके, तो अपनों ने यहाँ तक देख लिया है ना इसको। तो आपको पता चल गया कौन सा परफेक्ट कंडक्टर है। हमेशा ध्यान रखना आपको 100 से ही कंपैरिजन करना है, 1 को देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पे देखना ये डबल साइन है, डबल साइन का मतलब ये 100, 100 ले लेना आपको, है ना। अभी जैसे अगर यस सर। 93 आ जाता तो उस केस में आप कौन सा कंडक्टर घोषित कर देते इसको, दिस इज अ लॉसी कंडक्टर। लो सेकंड। लॉसी या फिर परफेक्ट कंडक्टर बोल सकते हो डायरेक्ट। ओके ओके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मीडियम कौन सा है। ठीक है, नाउ बचा क्या रह गया इसमें, और दो। ओके, तो आप यहाँ से लॉस टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब बाकी आप रिलेशन लगा के दूसरी क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो जिसमें अल्फा बीटा गामा वगैरह सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल से आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। सर एक बार मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में, हाँ कर दो मैसेज कर आ दो। जाएंगे। ठीक है सर। या देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है इस प्रकार से कि जो प्लान वेव है वो वो कहाँ पे चल रही है, फ्री स्पेस में चल रही है, लेकिन इंसिडेंट करती है कहाँ पे, गुड कंडक्टर में। जैसे ही वो गुड कंडक्टर में करती है तो फाइंड आउट द करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर। तो आपको कैसे पता चलेगा करंट डेंसिटी, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। करंट डेंसिटी कंडक्टर की क्या रहती है, जे से दी जाती है, और ये किसके बराबर होती है, सिग्मा इंटू ई के, तो सर नो। यस सर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अपनों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, बताओ कौन सा फॉर्मूला था, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल स्क्वायर ई माइनस गामा स्क्वायर ई, यस और नो, इज इक्वल टू 0। यस सर। ये फॉर्मूला अपने ड्राइव किया है ना। तो आप क्या करोगे, अगर करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो आप ये इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो उल्टा उल्टा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर जे अपॉन सिग्मा माइनस गामा स्क्वायर जे अपॉन सिग्मा। सिग्मा कहाँ जाएगा बताओ, अगर ये होमोजेनियस मीडियम है तो 0 में। सर जीरो हो जाएगा ये भी। तो सिग्मा स्क्वायर जे माइनस बराबर कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर जे। अब ये वापस से वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो अपने लास्ट टाइम सॉल्व की थी। इसके सॉल्यूशन दो आए थे, याद करो, दो सॉल्यूशन आए थे ना, क्योंकि यहाँ पे यस जेड सर। जेड में वेरी कर रही है इसलिए दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस बी ई की पावर माइनस गामा जेड, ये दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने कंडीशन अगर दी है बाउंड्री कंडीशन तो अप्लाई करके इसको सोल्व करना है। अदरवाइज डायरेक्टली आप फॉरवर्ड वेव, क्योंकि यहाँ की यहाँ देख लो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट ऑन द गुड कंडक्टर, यानी कि प्लस जेड डायरेक्शन में जा रही है, देख के पता चलता है। तो इसमें आपको यस कंसिडर सर। कौन सा करना है, ये वाली ये वेव कंसिडर करना है, क्योंकि ये बैकवर्ड वेव है। सॉरी ये प्लस साइन है ना, दिस इज योर प्लस साइन। तो बैकवर्ड वेव को कंसिडर नहीं करना है, फॉरवर्ड वेव को कंसिडर करना है। तो जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये ई टू की पावर माइनस गामा। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या, ए को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, जे से, जे नोट से, और ई की पावर माइनस गामा, अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अपन बाउंड्री कंडीशन का प्रॉब्लम एक वेव गाइड में सोल्व कर लेंगे, तो वहां पे पता चल जाएगा आपको कि कैसे सोल्व करते हैं। तो यही इन्होंने यहाँ पे अपने ड्राइव कर लिया इसी चीज को। फर्दर आपको इसको सोल्व करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो उन्होंने बता ही दिया है कि कैसे इसको आगे कैसे सोल्व करना है, तो आप उसको ले सकते हो। अब देखो उन्होंने क्या दिया कि द कांस्टेंट बी मस्ट बी 0, बिकॉज जो अपनी वेव है एक उसको ले लेना डायरेक्टली कि जो है बी कांस्टेंट है वो मस्ट बी 0 होना चाहिए, क्योंकि अपन बैकवर्ड वेव की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरवर्ड वेव की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद क्या बचा हुआ, बट इन द गुड कंडक्टर सिग्मा इज वेरी वेरी हाई। हाँ ये कंडीशन है तो अपन ये अल्फा बीटा बराबर 1/डेल्टा कर सकते हो, तो आप ये भी पुट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो गामा कहाँ गया, रही अभी तो ये था, मैंने मिटा दिया क्या, रही यार,
ये आपका जे निकाल लिया था अपनों ने, जे इज इक्वल टू जे नॉट और e टू की पावर माइनस गामा जेड। ठीक है, अब यहाँ पे गुड कंडक्टर की बात चल रही है ना, जो उन्होंने दिया है, मेंशन किया हुआ है। तो गुड कंडक्टर के लिए अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 1/डेल्टा होता है, यस और नो? इसके अंदर तो पेट हमने कैलकुलेट Yes, किया हुआ sir. है, तो बस आपको यहीं पे पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि गामा बराबर होता है अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दो 1/डेल्टा प्लस जे 1/डेल्टा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस जे अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस जे अपॉन डेल्टा को आप यहाँ पे पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज उन्होंने बोली। ठीक है, तो वेयर जे एक्स इज द करंट डेंसिटी ऑन द कंडक्टर सरफेस, आपको बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी तब ये टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आगे अपन वेव गाइड में कर लेंगे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइंड कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ये कभी करंट डेंसिटी पूछ ले तो आपको इस प्रकार से बताना पड़ेगा। ओके ओके, बाकी ये इन्होंने रेजिस्टेंस पूछा है कि बताओ कॉपर को एक्सियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, उन्होंने सारे डायमेंशन दिए हुए हैं, पर ये आपके इसमें है नहीं इतना, तो मैं करा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने रेजिस्टेंस मेंशन ही नहीं किया पूरी पिक्चर में। ठीक है, तो बस मैंने आइडिया दे दिया कि हाँ अब टॉपिक चालू स्टार्ट करते हैं, वेव पोलराइजेशन। 10 मिनट अपने पास, तो पोलराइजेशन अपन देख लेते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक गुणधर्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ही अपन इसको ड्राइव करते हैं, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसके साथ एसोसिएट रहती है, तो आप एक ही फील्ड कंपोनेंट के साथ दूसरी फील्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन आप एक ही फील्ड के थ्रू कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट यही कि आपको एक फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट होना जरूरी है। तो ये पोलराइजेशन का अपन पढ़ेंगे, तो क्या है ये सारी बकवास देख लेते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है भैया, सबसे पहले, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय इट्स पोलराइजेशन। बेस्ट वे, आपने कभी एंटीना देखा है ना, बोलो, अपने छत पे लगती है Yes, sir. छतरी, देखी कि नहीं देखी, कैसी रहती है Yes, उसका, sir. उसका शेप कैसा रहता है, जल्दी बताओ। इस प्रकार का रहता है, पैराबोलिक, पैराबोइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, Yes, sir. पैराबोइड बोलते हैं। इस प्रकार का पैराबोइड काइंड ऑफ शेप रहता है, और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमीटर रहता है, जो क्या करता है, यहाँ से इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। आइदर ये अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना हुआ इन केस, तब यहाँ से वो ट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ पे वेव्स देगा, और ये वेव को क्या करेगी, इस प्रकार से वो 90 डिग्री एंगल पे भेज देगी। तो ये जो पोलराइजेशन होता है ना, ये पोलराइजेशन होता है सर्कुलर पोलराइजेशन। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए अपन इस प्रकार के एंटीनास को यूज करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है यहाँ पे जो आया है, वो कौन सा है, सर्कुलर पोलराइजेशन आप यहाँ से जनरेट करके भेज रहे हो। ओके, यहाँ से ये प्लान वेव थी, प्लान वेव में सर्कुलर पोलराइजेशन आया, और सर्कुलर पोलराइजेशन किसके थ्रू आया, इस एंटीना के थ्रू। तो एंटीना भी आपका अलग अलग प्रकार का होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका पोलराइजेशन भी डिफाइंड हो जाता है। जैसे एक हेलिकल एंटीना होता है, ठीक है, इसमें स्प्रिंग टाइप रहता है, इसको हेलिकल एंटीना बोलते हैं। उसके बाद अगर एंटीना में पढ़ लेंगे इस चीज को। उसके अलावा मोनोपोल एंटीना होता है, केवल आपने यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया और इस प्रकार का टावर दे दिया, ठीक है। तो जैसे अपने ने कार कार देखे ना, कार की सरफेस के ऊपर लगा हुआ रहता है एक एंटीना, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो उसे मोनोपोल एंटीना बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ये लीनियर पोलराइजेशन को सपोर्ट करता है। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग एंटीना किस किस प्रकार के पोलराइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका शेप डिफाइन होता है। तो इस प्रकार के एंटीनास पिक्चर में लेकर आते हैं, पिक्चर में आता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको कि वेव पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि Yes, डिफरेंट sir. डिफरेंट एंटीना जो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वो पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए। तो ऐसे पोलराइजेशन कन्वर्टर भी आते हैं, जो कि पोलराइजेशन को कन्वर्ट करता है, लीनियर टू सर्कुलर, सर्कुलर टू लीनियर, इस प्रकार से।
तो अपन इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वेव पोलराइजेशन होता है क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय इट्स पोलराइजेशन के थ्रू वो डिफाइन की जाती है। तो पोलराइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो दोनों की बात हुई है, एक तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात हुई, तो अपन केवल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसी के साथ एसोसिएट रहती है। ओके, and the concept has been developed to describe the various type of electric field variation. क्या बोला उन्होंने, electric field variation and orientation, important orientation और वेरिएशन जैसे ही आएगा ना, वेरिएशन किस में रहता है, जेड में रहता है, और ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में वो जा रही है, यानी कि किस डायरेक्शन में वो घूम रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पोलराइजेशन डिफाइन होता है। मैं बता दूंगा आपको, डायग्रामेटिक भी बता दूंगा और बुक का फोटो भी बताऊंगा, अच्छा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिटिंग एंटीना और सोर्स। मैंने बोल दिया था, अभी आपको बता भी दिया है कि यहाँ पे इस प्रकार के एंटीना रहता है, तो उसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सोर्स का मतलब समझ रहे हो, सोर्स भी कह सकते हैं कोई, एक जो एंटीना रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, इसलिए एंटीना एज ए सोर्स की तरह एक्ट करता है, इसलिए वहां पे और लिख के उन्होंने सोर्स बोला है। इट इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फील्ड हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट। क्या बोला है उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फील्ड हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक अपनों ने जो प्लान वेव देखी है उसमें केवल या तो ये एक एक्स में रहती थी, ओके, कभी एक पाई में रहती थी, ठीक है। अभी अपनों ने एक क्वेश्चन किया था, याद है, जिसमें एच फील्ड दी हुई थी, जिसके दो कंपोनेंट थे, एक तो एक एक्स में थे और प्लस एक वाई में थे, याद है कि नहीं है? यस सर, अभी किया था। यस, तो अभी जो क्वेश्चन किया था ना वो डिफाइन करता है, वो पोलराइजेशन का ही क्वेश्चन था, क्योंकि जिसमें भी दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के में, वो हमेशा कुछ ना कुछ पोलराइजेशन देगी। और वो जो उसका जो अपन लोकस कैलकुलेट करेंगे ना, तो डिफरेंट काइंड ऑफ लोकस बनाती है, लाइक सर्कुलर, इलिप्टिकल, ठीक है। उनकी इक्वेशन आती है, जैसे एक सर्कुलर के लिए आती है इस प्रकार की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, यस। और इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस आती है, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इस एच फील्ड और ई फील्ड को, या तो एच फील्ड को या फिर ई फील्ड को, तो इस प्रकार का जब सॉल्यूशन करते हैं ना, तो ये इस प्रकार का लोकस आता है। तो इस लोकस से आप डिफाइन करते हैं कि वो कौन सा पोलराइजेशन होगा। अगर एक्स, अगर यहाँ पे किस रेडियस रहेगी और ए रहेगा, तो वो कौन सा पोलराइजेशन कहलाएगा, सर्कुलर पोलराइजेशन। अदरवाइज अगर इस टर्म में आएगी आपकी जो लोकस है वो, तो वो क्या कहलाएगा, इलिप्टिकल पोलराइजेशन। और अगर इक्वेशन इस प्रकार आती है, y बराबर mx प्लस सी, mx में आती है, तो वो इक्वेशन लीनियर पोलराइजेशन कहलाएगा, प्लस सी भी लिख देना यहाँ पे, तो लीनियर पोलराइजेशन में कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार का ये जो फील्ड कंपोनेंट रहता है, उसके दो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, मोर देन वन कंपोनेंट बोला इन्होंने। तो मोर देन वन कंपोनेंट जब रहता है ना, तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब इस प्रकार का लोकस बनता है। तो उस लोकस से अपन पोलराइजेशन डिफाइन करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की टिप किस प्रकार से बिहेव कर रही है। फर्दर क्या बोल रहा है कि पोलराइजेशन में बी रिगार्डेड एज द लोकस। मैंने अभी बोला है, जस्ट मेंशन ही किया था वर्ड लोकस, ओके। तो दिस इज द लोकस की इक्वेशन एक्चुअली है। तो लोकस ऑफ द टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की टिप यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ओरिएंटेशन, इस प्रकार का ओरिएंटेशन रहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टिप यानी ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये किस प्रकार से वेरी कर रही है। इस प्रकार से अगर ये वेरी करती है तो उसको सर्कुलर पोलराइजेशन बोलते हैं, या फिर इस प्रकार से वेरी कर रही थी। एक क्वेश्चन में अपन देखा था कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो रहा था, तो मैंने मेंशन भी किया था, दिस इज द एक्स पोलराइजेशन, एक्स पोलराइज्ड वेव, ओके। और ये एच फील्ड का डायरेक्शन था इस प्रकार से। तो इसको मैंने क्या बोला था, जो टिप का डायरेक्शन है वो कौन सी, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, तो उसको अपनों ने लीनियर पोलराइजेशन में बोला। तो ये इस प्रकार से टिप इसकी डिफाइन होती है इन अ प्लान ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ही रहेगी, यानी कि एक बार और मैं बता देता हूं अच्छी तरीके से, लेट्स सी, दिस इज योर जेड डायरेक्शन, ओके, और दिस इज योर प्लान। विच प्लान, जेड बराबर 0, यस और नो, और दिस इज योर, यस सर। या ये एक्स डायरेक्शन ले लिया और ये वाई डायरेक्शन ले लिया, तो दिस, ये कौन सा प्लान कहलाया, दिस इज योर जेड बराबर 0। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्या, योर सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और
ये मैग्नेटिक फील्ड H। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो केवल एक ही डायरेक्शन में x में, तो ये कौन सी x में ही है, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी कौन सा y डायरेक्शन में है, तो इसको अपन लीनियर पोलराइजेशन बोलेंगे। और लीनियर में भी कौन सा पोलराइजेशन है, x डायरेक्शन, x डायरेक्टेड पोलराइजेशन। ओके, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आ गई, बीच में आ गई, एक्स और वाई के दोनों के बीच में आ गई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके रिजल्टेंट कंपोनेंट इस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से वो रोटेट करती जाएगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेट करती जाएगी और आगे चलती जाएगी। तो जैसे जैसे वो रोटेट करेगी ना, तो जो प्लान यहाँ पे अपन दिख रहा है, ये प्लान जो बन रहा है, ये प्लान है ना, ये प्लान जो बन रहा है, ये प्लान जिसके अंदर ये टिप्स इस प्रकार से जा रही है, ये अगर सर्कुलर है तो उसे बोलते हैं पोलराइजेशन प्लान। और ये हमेशा किसके परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना आपको, क्योंकि एक्स वाई यस प्लान सर। हमेशा जेड के परपेंडिकुलर रहेगा। इसीलिए जो उन्होंने लाइन बोली है कि इन अ प्लान परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओके, एट द गिवन पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑलवेज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम रहती है। तो इसका पैराग्राफ का मैंने मतलब भी आपको बता दिया, और ये पोलराइजेशन होता क्या ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पोलराइजेशन। फर्स्ट लीनियर और प्लान, जिसे लीनियर भी बोल सकते हो, जो भी अपने बताया, एक्स डायरेक्टेड प्लान, एक्स डायरेक्टेड वेव जो रहेगी आपकी, उसको लीनियर पोलराइज्ड बोलेंगे, या फिर प्लान पोलराइजेशन बोलेंगे। और दूसरा होता है सर्कुलर, और तीसरा होता है इलिप्टिकल। ठीक है, तो तीनों प्रकार के पोलराइजेशन होते हैं, समझ में आ गया आपको। और दैट मीन्स दैट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिस्क्राइब एज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टिप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, उसकी टिप अगर स्ट्रेट है, इसका मतलब वो कौन सा पोलराइजेशन हुआ, लीनियर पोलराइजेशन हुआ। अदरवाइज अ सर्कल होगा, सर्कल कब होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की टिप जो है इस प्रकार से वेरी करे। ठीक है, इस प्रकार से ओमेगा ओमेगा बाई टी, दिस इज योर ओमेगा बाई टी से रोटेट करती रहे वो। ठीक है, जिस प्रकार से वो रोटेट करती जाएगी, वो रोटेट करेगी तो इस प्रकार का सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल को जैसे आप टिप को इस प्रकार से मिलाओगे ना, सारी टिप्स को, तो ये टिप एक सर्कल बनाएगी, तो ये पोलराइजेशन क्या कहलाएगा, दिस इज योर सर्कुलर पोलराइजेशन। और ये एक्स वाई प्लान में एग्जिस्ट करेगा, ये एक्स वाई प्लान में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ से जेड डायरेक्शन में निकल रही है, तो इस प्रकार से वेव प्रोपोगेट होती जाएगी। तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के सर्कल बनते जाएंगे, इस प्रकार के सर्कल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इलिप्टिकल सॉरी सर्कुलर पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर। अब मैं बता रहा हूँ कि एयर फ्री स्पेस में एक्चुअली जो वेव किस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, एक्चुअली ये चीज चल रही है, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ट्रेवल करती जाती है, ओमेगा टी का रोटेशन उनका रहता है, और इस प्रकार से वो घूमती जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टिप जो इस प्रकार से घूम रही है, डिपेंड करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी होती है। अब अपन देखेंगे कैसे जाएगी फर्दर, जब इसका इक्वेशन अपन ड्राइव करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। और देखो एक और तरह, एक और क्या बोला मैंने, एक एज ए इलिप्स। इलिप्स का रहेगा जब ये जो सर्कल है वो इलिप्टिकल हो जाए, यानी कि ऐसा हो जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टिप है ना इस प्रकार से बिहेव करे, यहाँ पे कम और यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे ज्यादा, तो इस प्रकार का जो शेप बनेगा उसे इलेप्टिकल शेप बनता है, और उस इलेप्टिकल को इलेप्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस 3 प्रकार के पोलराइजेशन हो सकते हैं। तो वेव पोलर, अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ो, देखो, वेव पोलराइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। मैंने बताया अभी कि रेडियो में तो यूज करते हैं, जो करते हैं रेडियो में कौन सा एंटीना रहता है, एक छोटा सा मोनोपोल एंटीना डाल देते हैं। रेडियो आपने सबने देखा है, बोलो, एक डंडा रहता है, यस सर। तो उसे मोनोपोल एंटीना बोलते हैं। तो वहां पे वो लीनियर पोलराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसको रिसीव करता है एक्चुअली। और जो आपका टीवी एंटीना रहता है, टीवी एंटीना कैसा रहता है, अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, इस प्रकार का पैराबोइडिकल शेप। ओके, तो उस प्रकार के रेडिएशन को वो रिसीव करता है। ठीक है, अरे यार फिर गायब हो गया। यस सर। चलो टाइम भी हो गया, बाकी का मैं कल डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग ओके टॉपिक है। सर। ठीक है, तो ये इस प्रकार का पोलराइजेशन उन्होंने शो भी किया है, तो मैं फर्दर आपको इसको डिफाइन भी कर दूंगा और बता भी दूंगा कैसे क्या करना है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, आप लीव कर सकते हो फर्दर चाहो तो। ओके सर। ओके ओके, अच्छा मैं एक और बात ये बोल रहा था कि आप असाइनमेंट कब तक दोगे मुझे, आज 18 तारीख हो गई है, किस तारीख तक देना है। आप सर स्टार्ट करेंगे सर, अभी तो स्टार्ट किए हैं।
ओके ओके, तो जल्दी असाइनमेंट मुझे करके दे दो, क्योंकि मुझे तीसरा असाइनमेंट भी डालना है इसी मंथ। आपकी दिसंबर में एग्जाम है, दैट्स व्हाई आई है। क्योंकि सर काफी लेंदी है सर जो आपने भेजा था, चलो नेक्स्ट वो टाइम में पूरा छोटा कर चैप्टर ही दूंगा, है ओके। वो। थोड़ा इस नेक्स्ट टाइम वाले जो असाइनमेंट रहेंगे ना, वो बस ये इसी पे रहेगा, तो मैं छोटा कर दूंगा, ओके। तो आपको है ना असाइनमेंट करना है, फटाफट कर देना, ताकि मुझे सबमिट करना है फर्दर आगे, ओके। आपके मार्क्स चढ़ाना है। और बाकी शायद रंजन ने और ऋषभ ने मुझे रंजन ने और क्या नाम था उसका, राजीव ने मुझे अभी तक सबमिट नहीं किया है। अवेलेबल है क्या वो? नहीं है शायद, चले गए। उन दोनों को बोल देना एक बार आप। ग्रुप में कर देना सर मैसेज। नहीं, एक्चुअली मैंने मैसेज कर भी दिया, वो रिप्लाई भी तो नहीं करते हैं, दोनों ऐसे स्टूडेंट है यार। मैंने बहुत सी बार बोल भी दिया उनको, ग्रुप में भी बोल दिया, इंडिविजुअल मैसेज करके भी बोल दिया, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको मेरे से। तो आप एक बार उनको बोल देना, ठीक है। आपसे दिक्कत नहीं है सर, वो कुछ और ही बात होगी। हाँ, जो भी एक्चुअली बात तो करनी चाहिए ना एटलीस्ट, अगर नहीं करना है तो वैसे